तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरल एक्जेथेम्स। इसमें हमें सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं, herpes सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट, यही करके जाएंगे अपन। तो वायरल एक्जेथेम्स को अपन डिवाइड करते हैं herpes वायरस, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, तीन में डिवाइड करते हैं। तो herpes वायरस में herpes सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और ईवीवी आता है ना, एप्स्टीन बार वायरस। डीएनए वायरस में आएगा अपना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आरएनए वायरस में मीजल्स, रूबेला, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन सिम्प्लेक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें अपन सारी उसकी मॉर्फोलॉजी और ये सब देखेंगे। ठीक है, तो हर्पीविरिडी आते हैं, मतलब पूरा जो पूरा ग्रुप है हर्पीस का, उसमें तीन टाइप में डिवाइड किया, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा में आता है ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, फिर बीटा में आता है साइटोमेगालो वायरस और अपना गामा में आता है एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, अल्फा में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, बीटा में आएगा सीएमवी और गामा में आएगा ईवीवी। ठीक है, तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या फिर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो जो अपने हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड है। ठीक है, और ब्रॉड रेंज में, मतलब किसी भी सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है और डिफरेंट एनिमल में भी होता है। ठीक है, दे रेप्लिकेट वेरी फास्ट, 12 से 18 घंटे में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और साइटोलिटिक होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आता है दे कैन कॉज स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज इन्वॉल्विंग स्किन, म्यूकोसा एंड वेरियस ऑर्गन। स्किन में भी, म्यूकोसा में भी, बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑर्गन्स में भी ये डिसीज़ करते हैं। और फिर ये कि लेटेंसी में भी चले जाते हैं, जैसे वायरस यही तो करता है, पहले इन्फेक्ट करेगा फिर लेटेंसी में चला जाएगा। लेटेंसी में भी कहाँ जाता है, नर्व सेल में लेटेंसी में चला जाता है और बाद में जाकर रिएक्टिवेट होकर सेकेंडरी लीजन करता है। ठीक है, तो आगे ये चार पाँच पॉइंट जो इंट्रोडक्शन आ गया समझ में। फिर आते मॉर्फोलॉजी में, आप दिखता कैसे है ये। तो फिर इसमें इसकी मॉर्फोलॉजी स्टार्ट, सबसे पहले लार्ज, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। ठीक है, फिर अब एक एक पार्ट अपन करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर क्या मिलेगा अपन को, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मिलेगा, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा जो कि कैप्सिड चारों तरफ से उसको घेर के रखेगा। ठीक है, फिर एनवेलप देखेंगे ना, तो एनवेलप में जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसमें एक तो लिपिड एनवेलप होगा। ठीक है, लिपिड वाला पार्ट जो होता है होस्ट डिराइव्ड होता है और ये इस पर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स इसमें जो है इंसर्टेड रहेंगे। ठीक है, एनवेलप में एक तो लिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है। ठीक है, फिर एक एक्स्ट्रा या फिर जो पॉइंट है जो स्पेशल है इसके में, ये है टेग्यूमेंट। इसमें टेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। बिटवीन कैप्सिड एंड एनवेलप देयर इज एन एमॉर्फस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड एज टेग्यूमेंट। ठीक है, किसके बीच में, कैप्सिड और एनवेलप के बीच में। ठीक है, ये है बीच में कैप्सिड और ये है बाहर एनवेलप, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, टेग्यूमेंट। ठीक है, ये डायग्राम याद कर लेना, अगर आ गया तो बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में ये है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो दो टाइप का होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे चलेगा, है ना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करें पैथोजेनेसिस करता कैसे है ये। तो अपन देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन, जैसे उसने इन्फेक्शन किया उसके बाद जो भी मैनिफेस्टेशन करेगा उसको बोले प्राइमरी इन्फेक्शन। तो इसका ट्रांसमिशन होता है मेनली एब्रेडेड स्किन, म्यूकोसा फ्रॉम एनी साइड, मतलब कहीं की भी स्किन कटी फटी हो तो वहाँ से हो जाएगा। और कॉमन अलग अलग करते हैं, जैसे HSV1 है और 2 है, मतलब ऐसे HSV1 को बच्चा का समझ लो, HSV2 को अडल्ट समझ लो। ठीक है, तो HSV1 होगा ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सलाइवा, और ये डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट से होगा। फिर HSV2 जो होगा वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा और वर्टिकल मोड से होगा। ठीक है, वर्टिकल मोड से मदर से चाइल्ड में चला जाएगा और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब देखते हैं इसकी टेबल अपन आखिरी में देखेंगे, साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ कहाँ इन्फेक्ट करेगा। तो HSV1 और HSV2 ने अपना एरिया डिवाइड कर रखा है। HSV1 बोल रहा है कि मैं वेस्ट के ऊपर हूँगा, कमर के ऊपर, और HSV2 बोल रहा है मैं वेस्ट के नीचे हूँगा। ठीक है, तो ये वैसे तो कहीं भी लोकल साइट इन्फेक्शन प्रोड्यूस लीजन एनीवेयर, मतलब कहीं भी इन्फेक्शन कर सकता है, पर HSV1 का जो इन्फेक्शन मेन होगा वेस्ट के अबव होगा और HSV2 का जो वेस्ट के नीचे होगा। तो HSV1 मोस्ट कॉमन अराउंड माउथ। ठीक है, माउथ की म्यूकोसा के अराउंड करता है ना। और जो ये HSV2 होता है वो जेनाइटल एरिया में मोस्ट कॉमनली करता है। ठीक है, HSV2 जेनाइटल एरिया में, HSV1 माउथ के पास। फिर नर्व भी इन्हें अलग अलग बांट रखा है। सबसे पहले हाँ, नर्व का समझो, ये स्प्रेड बाय नर्व से कैसे स्प्रेड होगा। सबसे पहले ये इन्वेड करेगा लोकल नर्व एंडिंग को, लोकल नर्व एंडिंग के पास जाएगा। फिर रेट्रोग्रेड फ्लो होता है ऊपर की तरफ, है ना, एक्सोन की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा ना, एक्सोनल फ्लो, और वहाँ से कहाँ चला जाता है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ठीक है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया चला जाएगा और वहाँ पर रेप्लिकेट होगा और वहाँ पर लेटेंसी पीरियड में चलेगा। अब वहाँ पर इनएक्टिवेट हो जाएगा और चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। जब उसको कोई स्टिमुलेट करेगा फिर वापस से इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, फिर आते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, HSV हैज़ टेंडेंसी टू अंडरगो लेटेंसी इन न्यूरॉन्स। तो अभी लेटेंट इन्फेक्शन करेगा फिर लेटेंसी में चला जाएगा। तो HSV1 जो होता है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में बैठता है और HSV2 होता है वो सैक्रल गैंग्लिया में लेटेंसी करता है। ठीक है, तो इनकी नर्व भी अलग अलग हैं, एक ट्राइजेमिनल में, एक सैक्रल में। ठीक है, फिर आखिरी में आता है अपना रिकरेंट इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शन में क्या होगा, जो लेटेंसी में था वायरस अभी, उसका होगा रीएक्टिवेशन। रीएक्टिवेशन कैसे भी हो सकता है, फीवर से, एक्सोनल इंजरी हो जाए, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस है, उससे क्या होगा, रीएक्टिवेशन हो जाएगा इस वायरस का जो पहले से पड़ा हुआ है अपने नर्व एंडिंग में। ठीक है,
फिर वाई द एक्सोनल स्प्रेड, द वायरस गोज बैक टू द पेरिफेरल साइट एंड फर्दर रेप्लिकेट्स इन स्किन म्यूकोजा प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी लीजन। तो अब क्या होता है, जो एक्सोन्स में बैठा हुआ था वायरस, स्टिमुलेशन मिलने के कारण वापस से पेरीफेरी में चला जाएगा, स्किन म्यूकोसा और सेकेंडरी लीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये होता है सेकेंडरी लीजन प्रोड्यूस कर। तो अपन देखते हैं डिफरेंस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 में। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था वो 1 का क्या था, म्यूकोसा और एब्रेडेड स्किन से था, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ म्यूकोसा और एब्रेडेड स्किन। और जो सेकंड वाला था उसका सेक्सुअल मोड और वर्टिकल मोड था, ठीक है, अपन ने ये इसी तो याद किया था। फिर लेटेंसी जो थी ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में कर रही थी, सेक्रल गैंग्लिया में कर रही थी। ये मेनली चिल्ड्रन में होती है, ठीक है, और ये मेनली एडल्ट्स में होती है ना। फिर जो लीजन्स हैं इसके फर्स्ट वाले के, ओरल फेशियल म्यूकोजल लीजन होंगे, एंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस करा सकती है, ऑकुलर लीजन होंगे, और जो मेन लीजन हो रहे थे कहाँ पर हो रहे थे, अबव द वेस्ट, इसने डिवाइड कर लिया था ना, एरिया अबव द वेस्ट करेगा। और जो हर्पीस 2 का है वो जेनाइटल लीजन हो रहे थे और स्किन लीजन बिलो द वेस्ट, ठीक है। फिर जो अगर देखा जाए न्यूरोविलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस, तो ये पहला वाला थोड़ा कम होता है और ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ रहा है जैसे जो 2 है ना वो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद कर लेना, टेबल आ सकती है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 26 डे होता है, ठीक है। फिर ये जो मेनली लीजन करता है वो कौन सा करता है, ओरोफेशियल म्यूकोजल लीजन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यही वाले लीजन करता है। तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, एक तो जिंजिवो स्टोमेटाइटिस, फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स में इन्फेक्शन और अपने टंग में कर देगा, ठीक है। और अदर लीजन भी अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और वेसिकुलर लीजन ऑफ द आईलिड्स। देखो आईलिड्स में भी इन्फेक्शन कर रहा है, टंग में भी कर रहा है, ठीक है। तो ये थे अपने ओरोफेशियल म्यूकोजल लीजन। अब आती है क्यूटेनियस लीजन में। क्यूटेनियस लीजन में ऐसा है कि जो HIV यूजुअली इन्फेक्ट करता है अपने एब्रेडेड स्किन से, जो भी एब्रेडेड स्किन से इन्फेक्शन होता है वो बहुत सारे क्यूटेनियस लीजन बनाता है, ठीक है। अपन देखते कौन कौन से। एक तो हर्पेटिक वाइट फ्लू। हर्पेटिक वाइट फ्लू में ये नील्स में ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है और केस के में मेनली होता है डेंटिस्ट और हॉस्पिटल पर्सनल जो होते हैं उनमें होता है। फिर आता है फेब्राइल ब्लिस्टर। ब्लिस्टर ऐसे फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, इसको हर्पीस फाइब्रिलिस बोलते हैं। मतलब कि जब अगर फीवर होता है तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ऐसे रिकरेंट ब्लिस्टर बनाता है अपनी स्किन में। फिर आता है हर्पीस ग्लैडिएटरम। इसमें क्या होता है, म्यूकोक्यूटेनियस लीजन प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ रेसलर्स। जो रेसलर्स है ना उनमें मेनली प्रेजेंट होता है। तो ग्लैडिएटरम इसलिए बोला कि जैसे जो ग्लैडिएटर होता है ना उसकी जो आगे वाला माउथ वाला पार्ट है उसमें से नोडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो इसमें भी नोडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके माउथ के पास। तो ये थे अपने क्यूटेनियस लीजन। फिर अदर इन्फेक्टिव सिंड्रोम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे CNS इन्फेक्शन में एंसेफेलाइटिस करा देगा, मेनिंजाइटिस करा देगा, बेल्स पाल्सी करा देगा अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्व है। फिर ऑकुलर मैनिफेस्टेशन में अपने केरेटोकंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर एंड ब्लाइंडनेस करा सकता है। जेनाइटल लीजन जो है, याद है HSV2 जो है मोस्टली एडल्ट में होता था, तो इसमें जेनाइटल लीजन करा देगा। कैसे करेगा, बायलेटरल पेनफुल मल्टीपल टाइनी वेसिकुलर अल्सर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अपने अदर इन्फेक्टिव सिंड्रोम में था। फिर न्यूनेटल हर्पीज में ऐसा है कि ट्रांसमिशन जो होता है वो मोर मतलब बर्थ में ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू जब वो यूट्रस में रहता है, ठीक है। और जो न्यूनेट जो पैदा होता है हर्पीज के साथ उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। आइदर लोकल लीजन प्रेजेंट होगा या फिर डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन या फिर CNS इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये न्यूनेटल हर्पीस, ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी ये पूरे क्लिनिकल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट ये कर लेना। फिर आते हैं लैब डायग्नोसिस में। तो लैब डायग्नोसिस में क्या करेंगे, साइटोपैथोलॉजी करेंगे एक तो, जिसमें T-जैंक प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से आ सकता है 2 नंबर में। वायरस आइसोलेशन करेंगे, वायरस एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं साइटोपैथोलॉजी में अपना T-जैंक प्रिपरेशन अलग से 2 नंबर में आता है, कर लेना अच्छे से। इसमें क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग लेते हैं अपन जो बेस ऑफ द लीजन से और अपन उसको स्टेन करते हैं जिम्सा स्टेन या फिर राइट स्टेन से। T-जैंक प्रिपरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है साइटोपैथोलॉजी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता HSV1 और HSV2 में, ठीक है। और इसमें लगभग सारे वायरस एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक जैसी फीचर्स दिखाते हैं, पर वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए। सबसे पहले क्या दिखाएगा, ये प्रोडक्शन ऑफ काउड्राइट टाइप A इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी दिखाएगा, जिसको लिप्स-चेल्स बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। लिप्स-चेल्स बॉडी बोलते हैं अपन इसको, है ना। ये इंक्लूजन बॉडी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जनरल वायरोलॉजी का। इसमें क्या दिखेगा, एक तो फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल दिख रहा है ये बड़ा सा, और फैसेटेड न्यूक्लियाई एंड ग्राउंड क्लास क्रोमेटिन, ये तुम तो ये याद कर लेना, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। फिर उसके बाद आता है बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल। बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल, ये फूल गया ना सेल, देखो बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल और मार्जिनेशन ऑफ क्रोमेटिन हो चुका है, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, साइटोपैथोलॉजी। फिर आता है वायरस आइसोलेशन। फिर वायरल आइसोलेशन में क्या है कि जो मोस्ट डेफिनेटिव टूल है, ठीक है। और इसमें अपन मैकोंकी सेल लाइन में इसको आइसोलेट करते हैं, 2 से 4 दिन में इसकी ग्रोथ डिटेक्ट हो जाती है। और इसमें कुछ साइटोपैथिक चेंज देखेंगे, जैसे डिफ्यूज राउंडिंग और बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल। बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल तो अपन को साइटोपैथोलॉजी में भी दिख रही थी, ठीक है। तो ये 4 लाइन इसमें याद कर लेना। फिर वायरल एंटीजन डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस कैसे करेंगे, बाई इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इसमें अपन यूज करते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये सेंसिटिव और स्पेसिफिक ऐसे है, मतलब इसके लिए HSV के लिए। और ये डिफरेंशिएट भी कर देगा HSV1 और HSV2, क्योंकि इसमें वायरल एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं। तो HSV1 का अलग एंटीजन होता है, HSV2 का अलग एंटीजन होता है, तो अपन उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर आता है HSV DNA डिटेक्शन। अब DNA को डिटेक्ट कर रहे हैं,
तो डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए अपन कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, पीसीआर। इससे अपन HSV1 HSV2 को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर क्या करता है, पर्टिकुलर एक जीन को टारगेट करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन BUL30, नाम याद करने तो नहीं करना, बाकी ये समझ लेना कि ये डिफरेंशिएट कर पाता है, मोर सेंसिटिव होता है। फिर बायोफायर फिल्म ऐसे एरे तो पता ही है अपन को कि ये ऑटोमेटेड होता है पूरा। फिर आता है नेक्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी अपीयर जो होती हैं 4 से 7 दिन में अपीयर हो जाती हैं और पीक में पहुंचती 2 से 4 वीक में, ठीक है। सबसे पहले IgM आती है, फिर IgG आती है, ठीक है। ये तो हर जगह है, IgM पहले आएगी, फिर IgG आएगी। फिर इसको क्या करेंगे, सीरोलॉजिक ऐसे करेंगे अपन किससे, एलाइजा से, ठीक है। इसमें 2 एंटीजन होते हैं, GG1 और GG2, है ना। तो इसलिए अपन डिफरेंशिएट करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी 1 और हाइपर सेंसिटिविटी 2 में, ठीक है। तो जो आखिरी के जो 3 मेथड है इनमें अपन डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो मोर एक्यूरेट है, 98% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। फिर आते ट्रीटमेंट में एसाइक्लोविर देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है ना, जो किस कैसे एक्ट करती है, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करके। प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं अपन, कॉन्डम को यूज़ कर सकते हैं जो कि जेनाइटल हर्पीज को बचाता है, ठीक है। और न्यूनेटल हर्पीज में क्या करेंगे कि जब वो उसकी डिलीवरी होने वाली होगी तो उसको पहले से मदर में एसाइक्लोविर देंगे, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर में, जिससे कि जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे ट्रांसमिशन के, ठीक है। तो ये था ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पढ़ लेना। थैंक यू।